अल्कोहल की वजह से लिवर डिजीज़ होती है या नहीं? अल्कोहल की वजह से लिवर डिजीज होती है, पर सिर्फ अल्कोहल की वजह से लिवर डिजीज होती है ये बोलना गलत है। अल्कोहल से भी जो स्टेज 1 में डिजीज होती है वो फैटी लिवर होती है। आपके लिवर को एक्चुअली नहीं पता कि उसको इंजर कौन कर रहा है। शाहरुख खान, अजय देवगन एंड अक्षय कुमार, शायद ये तीनों जो जुबान केसरी, इससे बड़ी हिपोक्रेसी दुनिया में नहीं है विच शुड बी कॉल्ड आउट। क्या आपको लगता है अपने बच्चों को ये टोबैको खिलाते होंगे? ग्रीन टी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्लैक कॉफी साइंटिफिकली आपके फैटी लिवर के लिए अमृत है, वरदान है। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें? और सर ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। ये बता दो प्लीज़। आपकी किचन में है सब कुछ और बहुत सस्ता है। जो डायबिटीज़ वाला है वो अपने लिवर को कैसे बचाए? वेट कंट्रोल करके, स्टेज 1 रिवर्सिबल स्टेज फैटी लिवर, उसी को बचाना है हमें। सुबह से लेकर रात तक का आइडियल डाइट प्लान क्या होना चाहिए एक इंडियन के लिए? डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, बट आई फील कि हर बीमारी का रास्ता पेट से होकर निकलता है। सत्य है? काफ़ी सत्य है। 100% नहीं बोलूँगा, बट मेजॉरिटी केसेस में आज के टाइम पे लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं एट एन ऑल टाइम हाई हैं, तो डेफिनेटली मेजॉरिटी बीमारियों का रास्ता पेट से ज़रूर निकलता है। एंड आई बिलीव इट्स नॉट अबाउट अ लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स, हमारी स्लीप हैबिट्स, हम सब बारे में बात करेंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आजकल लोग सोचते हैं कि अगर लिवर की डिजीज़ है तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत दारू पीता है। दो आदमी हैं, एक दारू पिए बिना उसे बीमारी हो गई तो लोग कहते तूने क्या किया, पी लेता। एक कहते हैं कि उसने पिया और उसको बीमारी हो गई। सो क्या अल्कोहल की वजह से लिवर डिजीज़ होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। अल्कोहल की वजह से लिवर डिजीज़ होती है, पर सिर्फ अल्कोहल की वजह से लिवर डिजीज़ होती है ये बोलना गलत है। ऐसा क्यों कहते हो आप? क्योंकि बिना अल्कोहल के भी लिवर डिजीज़ होती है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में क्रॉनिक हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस आता है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ आज के टाइम पे ऑलमोस्ट अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को इक्वलाइज कर रही है इन द प्रेवलेंस का मतलब जितना कॉमन है वो हमारे समाज में। और कुछ टाइम में ऐसा कहा जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी द्वारा, बाय 2030 एंड मिड 2030s नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ वुड बी मोर कॉमन देन अल्कोहल। मतलब NAFLD जिसको बोला जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, अल्कोहल से ज़्यादा कॉमन होगी लिवर सिरोसिस कॉज करने में। ऐसा क्यों है सर कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ विल बी मोर कॉमन? इंसान अल्कोहल नहीं छू रहा है फिर भी उसको लिवर डिजीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपका मिड अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जैसे बोलते हैं, अगर आप अपनी नाभि या अम्बलाइकस के लेवल पे इंचेस में अपने पेट को देखते हैं, तो जिस मिनट 36 के ऊपर, कुछ लोगों में 30, मतलब मेल्स में 38 के ऊपर, फीमेल्स में 34 के ऊपर। आप कह रहे हैं कि जो कमर का साइज़ है? कमर का साइज नहीं सर, पैंट बांधने वाला नहीं। अम्बलाइकस पे, अम्बलाइकस में नाभि पे अगर आपको अपना मेल्स में 38 इंचेस के ऊपर और फीमेल्स में 34 इंचेस के ऊपर एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है लिवर डिजीज़ का और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। तो ये सब लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं सर। अगर उस पर साइंटिफिकली 5% से ज़्यादा लिवर सेल्स में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसे फैटी लिवर डिजीज़ बोला जाता है। अब वो अल्कोहल से के कारण है तो उसे अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोल दिया जाएगा, और वो अल्कोहल से नहीं है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोल दिया जाएगा। अंडरस्टूड। बट द लिवर डज नॉट नो, लिवर को नहीं पता है कि मेरे को फैट किसने दिया। तो अल्कोहल डेफिनेटली लिवर को इंजर करता है, और परसिस्टेंट अल्कोहल इंटेक से लिवर इंजरी उस लेवल तक जा सकती है कि लिवर फाइब्रोसिस और इरिवर्सिबल लिवर सिरोसिस हो जाए। बट बिना अल्कोहल के भी काफ़ी कॉमन है। और फैटी लिवर डिजीज़ अगर आप देखें, एक मोटे इंसान में हो सकती है, एक पतले इंसान में हो सकती है, राइट, एक डायबिटिक पेशेंट में हो सकती है, और जो एक और कारण है लिवर डिजीज़ का बहुत कॉमन, जो हम नॉर्मल जनता नहीं बात करेगी, जिसे वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। तो कितनी सेफ लिमिट है अल्कोहल की जो इंसान रोज़ पी सकता है? तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है 0 ml ऑफ अल्कोहल इज सेफ, बिकॉज अल्कोहल में एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होता है जिसे टॉलरेंस बोला जाता है। अगर मैं आज अल्कोहल पीना शुरू करता हूँ तो मैं शायद 15 ml या 30 ml में बहुत खुश हो जाऊँगा, बट अगर मैं वो लगातार कंज्यूम करता हूँ
तो मैं 60 ml और 90 ml में भी खुश होना बंद कर जाऊंगा। फिर धीरे धीरे करके वो अमाउंट बढ़ के 120 ml, 150 ml, 180 ml पहुंचेगा और लगातार पीते पीते वो 360 ml पहुंचेगा और अपर लिमिट नहीं रहेगी और दैट विल कॉज लिवर इंजरी। ठीक है। तो अगर मैं आज किसी को सेफ बोल रहा हूँ, वो सुन के स्टार्ट तो कर देगा, बट एंड कहाँ करेगा वो मेरे को नहीं पता, बिकॉज अल्कोहल ही अपनी टॉलरेंस को इंड्यूस करता है। बट लोग कहते हैं कि आई एम अ सोशल ड्रिंकर, कि कभी कभी जो पार्टीज़ होती हैं 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, वो भी अलाउड नहीं है। सर अलाउड का मतलब मेरे को समझ नहीं आता, बट साइंटिफिकली मेरे हिसाब से अगर आप हर रोज़, अगर आप 15 दिन में एक बार से ज़्यादा 30 ml से ज़्यादा 15 दिन में पी रहे हैं तो वो सेफ़ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को आज से दिक्कत नहीं है। आप मुझे गारंटी दीजिए कि 2 साल बाद भी आप उतनी ही पी रहे होंगे। चलिए 2 केस हो गए, राइट। वन इज़ आप कहना चाह रहे हो कि आप स्टार्ट ही मत करो वरना वो एडिक्टिव हो सकता है, होगा, उसके लिए आप रुक जाओ। बिल्कुल, यस। अगर एक इंसान कहता है कि नहीं नहीं आई हैव अ कंट्रोल, मैं सिर्फ 15 दिन में इतना सा ही पीता हूँ, तो क्या वो भी हार्मफुल है उसके लिवर के लिए या नहीं? लोग जानना चाह रहे हैं आंसर मैं नहीं जानना चाह रहा, मैं तो साफ सुथरा हूँ, नहीं पीता। अगर आप कंसिस्टेंटली इतना ही पिएंगे, कंसिस्टेंटली बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 15 ml नहीं 15 ml कंसिस्टेंट रहेंगे आप एवरी 15 डेज, 15 डेज में आप 30 ml ही ले रहे हैं, तो आई वुड से दैट इज सेफ। दैट इज सेफ। यू विल नॉट डेवलप लिवर सिरोसिस ड्यू टू अल्कोहल। ऐसे ही जो सिगरेट है वो भी एक नशा है जो लोगों को है तो है, सबको पता है कि अच्छा नहीं है, बट स्टिल इज देयर अ परमिसिबल लिमिट? नो, निकोटीन तो सर इवन मोर डेंजरस है। मोर डेंजरस है कैसे? सर इट इज़ द मोस्ट पावरफुल कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर करवाता है। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल कार्सिनोजन, सबसे पावरफुल कार्सिनोजन है और किसी भी अमाउंट में सेफ़ नहीं है। पॉइंट नंबर 1, चाहे स्मोक किया जाए, चाहे खाया जाए, चाहे किसी भी फॉर्म में लिया जाए, निकोटीन सेफ़ नहीं है। डायरेक्टली लिवर इंजरी नहीं कॉज करता, बट इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑन योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। लिवर डिजीज़ भी आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे हार्ट अटैक्स। लिवर डिजीज़ भी रिलेटेड है, स्मोकिंग भी रिलेटेड है। तो अगर आप, और अल्कोहलिक्स बहुत कॉमनली स्मोक करते हैं, तो वो दोनों आपकी लिवर को और पूरे हार्ट हेल्थ को और जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज और वेन्स जिन्हें बोलते हैं, जो ब्लड लेके जाती हैं, उनके डायमीटर को कम करते हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। तो जैसे सडन कार्डिक डेथ्स आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत कॉमन हुई है। एक मैच हुआ था हैदराबाद में, बच्चा खेल रहा था, गिर गया था, 25 ईयर ओल्ड गाय। हाँ राइट। या तो ये बहुत कॉमन है। तो ये स्मोकिंग इसका भी चांसेस बढ़ाती हैं। तो स्मोकिंग आपके हार्ट के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ही बुरी है। तो किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग को तो हमें एक्टिवली एंड मतलब हमने एक रील भी बनाई थी जो काफ़ी वाइडली देखी गई, कि हमने बात करी थी शाहरुख खान, अजय देवगन एंड अक्षय कुमार, शायद ये तीनों जो जुबान केसरी, जो कहते हैं जुबान केसरी। तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी दुनिया में नहीं है विच शुड बी कॉल्ड आउट। क्या आपको लगता है अपने बच्चों को ये टोबैको खिलाते होंगे? बट ये प्रमोट तो कर रहे हैं दुनिया में। डिस्गाइज्ड मार्केटिंग सर, कि इलायची बेची जाती है एट द फोर फ्रंट और जो ब्रांड है वो कुछ और भी ऑफर करता है एट द बैक। वट एवर इट इज़, बट एक इंसान को, वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपके पास पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। बिल्कुल है। मतलब वो उस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता और मैं पब्लिकली कॉल आउट करता हूँ इन तीन लोगों को फॉर बीइंग हिपोक्रेट्स इन माय लैंग्वेज। मतलब देखिए, पर्सनल चीज़ बहुत अलग है। आई माइट सिट इन माई रूम एंड हैव अ ड्रिंक और स्मोक अ सिगरेट और वट एवर, वो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, वो पर्सनल चॉइस है। इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट विद योर पावर और पैसे लेना उस चीज़ के लिए, वो मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं। फिर तो आप एक हिपोक्रेट है मेरी लैंग्वेज में, कितने मर्जी पॉपुलर हो। मतलब आई डोंट रिस्पेक्ट यू देन। गॉट यू। जो कॉम्बिनेशन है सिगरेट का और अल्कोहल का, वो कितना हार्मफुल है आपके लिवर के लिए? सर मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग डायरेक्टली लिवर को डैमेज नहीं करती। नहीं करता। लोग सोचते हैं कि सर एक लंग पे इशू होगा तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो लंग पे होगा तो लंग, मतलब सिर्फ लंग्स पे नहीं करता सर वो। मतलब कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो नॉन स्मोकर्स में होते ही नहीं हैं, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर का एक कैंसर आता है, पैनक्रियाज का एक कैंसर आता है। तो ऐसा नहीं है। स्मोकिंग तो पूरी, अल्कोहल तो आपकी पार्टली बॉडी को एक तरफ से शुरू कर रही है, लिवर को हर्ट करना, बट स्मोकिंग तो हर एक ऑर्गन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डैमेज करता ही करता है। अब आपका सुसु का क्या रिश्ता है स्मोकिंग से?
बट मैं आपको बता रहा हूँ यूरिनरी ब्लैडर जो स्टोरेज हाउस है यूरिन का जी। उसका एक कैंसर है जो नॉन स्मोकर्स में होता ही नहीं है, बल्कि कार्सिनोमा हेड ऑफ द पैनक्रियाज जो इतना इंपॉर्टेंट अंग है जो इंसुलिन बनाता है वो नॉन स्मोकर्स में आइडियली मतलब मिलता ही नहीं है वो कैंसर। तो स्मोकिंग तो ऐसी चीज़ है, टोबैको किसी भी फॉर्म में ऐसी चीज़ है जो हमें इतनी ज़्यादा डिस्करेज करनी चाहिए। जैसे आपने बोला 15 दिन में 30 ml पी रहा हूँ और मैं पीता रहूँ तो शायद मैं हाँ बोल दूँ, बट आप ये बोलोगे मैं 15 दिन में 1 सिगरेट पीता हूँ तो क्या मैं हाँ बोलूँगा? बिल्कुल नहीं बोलूँगा। स्ट्रिक्ट नो। स्ट्रिक्ट नो, एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल भी नहीं। गॉट इट। सो ये तो हो गए एक्सट्रीम्स जहाँ बात कर रहे हैं अल्कोहल की, सिगरेट की। जो लोगों की डेली हैबिट्स हैं, आई बिलीव उसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज होते ही हैं। स्टार्टिंग विद चाय, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, किसी भी घर में जाओ सब लोगों की आंख नहीं खुलती चाय के बिना। चाय कितनी हार्मफुल है आपके लिवर के लिए? चाय सर हार्मफुल नहीं है लिवर के लिए। लोग कहते हैं कि एसिडिटी होती है। नहीं, वो एसिडिटी गैस डिफरेंट चीज़ है, होती मैं आ रहा हूँ है। उस पर। आपको आइडियली खाली पेट सुबह उठ के चाय नहीं पीनी चाहिए, आपके सिस्टम के लिए वो एक एसिड शॉक है। व्हेन यू से कि आइडियली नहीं पीनी चाहिए, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि पूरी इंडिया में खाली पेट चाय पीना एक ट्रेंड है, तो आपको नहीं करना चाहिए। उसके दो कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपकी एसिडिटी पक्का बढ़ाएगा वो, चाय या कॉफ़ी खाली पेट जब आप लेंगे, एक तो एसिडिटी पक्का बढ़ाएगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एसिडिक सब्सटेंस है कैफीन आपके लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाय और कॉफ़ी हमारी मेजॉरिटी वेजिटेरियन पॉपुलेशन में जो वैसी आयरन डेफिशिएंट होती है, आयरन की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। तो एकदम से सुबह आप लेते हैं फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो थोड़ा बहुत आयरन जो उसमें जाना है वो भी आपकी उसकी अब्जॉर्प्शन को कम करता है। ठीक है। तो आइडियल के इस सिनेरियो में कुछ आपको खाना चाहिए, उसके बाद ही आपको चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर बाद। एंड व्हेन यू से कि लाइक चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी होती है, इफ़ अ पर्सन हैज़ ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, उससे भी एसिडिटी होगी? एसिडिटी होगी सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं, ज़रूरी नहीं हर किसी को हो। नहीं, अगर सपोज उसमें दूध नहीं है, राइट, ग्रीन टी है और ब्लैक कॉफ़ी है विद नो मिल्क, तो भी एसिडिटी होगी? हर किसी को नहीं होगी, कुछ लोगों को होगी, कितना परसेंटेज है वो नहीं पता है, बट होगी। चांसेस कम हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू मिल्क वाली चाय? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है? ऐसा नहीं चाहे ग्रीन टी हो चाहे नॉर्मल टी वो हो, बिल्कुल एसिडिटी करने के चांसेस हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ओके, मिल्क से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी कैफीन से रिलेटेड है, जो उसका एसिडिक नेचर है उससे रिलेटेड है। ऑल राइट, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, ओके, एनी डे अच्छी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्लैक कॉफ़ी साइंटिफिकली आपके फैटी लिवर के लिए अमृत है, वरदान है, राइट। आपका फैटी लिवर में ब्लैक कॉफ़ी, ये हमारी एक रील है जो 24 मिलियन पे खड़ी है अभी, शायद फरवरी में आई थी, शायद मेरी सबसे वायरल रील थी, वो पॉडकास्ट की थी, कि अगर कोई सब्सटेंस है, एनडीटीवी ने भी रिव्यू करी थी ये रील मेरी, अगर कोई सब्सटेंस है जो फैटी लिवर के लिए अच्छा है आपकी डेली लाइफ में, वो ब्लैक कॉफ़ी है। इसको अगेन ये रील यहाँ काट दी गई थी और इसके बाहर जो मैंने बोला था वो रह गया था, बट इसके बाहर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर इज वेट लॉस। ओनली ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर इज वेट लॉस, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही किया जाता है, जिसमें डाइट 80% और 20% एक्सरसाइज का रोल है, ओके, राइट। तीसरी चीज़ इसके बाद जो आती है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है मल्टीपल जर्नल्स में, वो है ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी से आपने एसिडिटी बोली, मानता हूँ, बीपी कुछ लोगों का बढ़ता है, मानता हूँ, एंग्जाइटी कुछ लोगों को होती है, मानता हूँ। इसका तरीका हम जो पेशेंट्स को बताते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लो डोज से शुरू करिए, खाली पेट मत पीजिए, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद पहली ब्लैक कॉफ़ी लीजिए। अगर आपको बहुत दिक्कत है, सिर्फ 2 सिप से शुरू करिए, ओके, 10 दिन के लिए 2 सिप लीजिए। 10 दिन बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं, 11वें दिन आप 4 सिप लीजिए, 10 दिन के लिए 4 सिप लीजिए। ठीक है। अगर आप 20 दिन बाद कंफर्टेबल हैं, आप 6 सिप लीजिए। ऐसे करते करते आप 2 से 3 से 4 कप तक नॉर्मली पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैं लोगों को जानता हूं, आपको देख के मुझे लगता है आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। आपको मेरे को देख के भी लगना चाहिए मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, बिकॉज देर इज़ अ फॉर द एज वी आर इन, और हमने डिस्कस किया हम बहुत पास है, हमारे जैसे BMI मेंटेन करने वाले जो मतलब लीन फिट इंडिविजुअल्स हैं, वो जनरली ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो होती है एनोरेक्स, वो एक बहुत अच्छा एनोरेक्टिक एजेंट है। आप समझते हैं एनोरेक्टिक एजेंट क्या होता है? नहीं सर। भूख लगवाने की पावर को कम करने की पावर रखता है।
तो अगर आप सुबह खाली पेट नहीं ले रहे बट आप आधे से 1 कप ब्लैक कॉफ़ी उसके बाद हर मील के पहले आधा घंटा ले रहे हैं, तो आप ग्रेजुअली आपका कैलोरी इनटेक कम होगा। कम हो जाएगा। और जो हम हैबिचुअल ओवर ईटर्स हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडियंस, जो ग्रेवीज और नान्स और व्हाट यू कॉल, इन सब के फैंस हैं, हाँ। राइट, आइसक्रीम्स एंड गुलाब जामुन एंड रसमलाई, रबड़ी और ये सब के जो या शौकीन हैं, इसमें ये इंटरवेंशन प्रैक्टिकली, किसी किताब में नहीं लिखा है, प्रैक्टिकली हमने पेशेंट्स में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो अगेन, अगर आप लो डोज से टाइट्रेट कर रहे हैं तो आपको एंजाइटी इश्यूज कम होंगे, आपको एसिडिटी इश्यूज कम होंगे, आपका बीपी ब्लैक कॉफ़ी कम बढ़ाएगी, क्योंकि आप अपनी बॉडी को चांस दे रहे हैं अडेप्ट करने का। हेल्प मी अंडरस्टैंड। पहले था कि जो फैटी लिवर वाले हैं उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी एक रामबाण की तरीके से एक्ट कर रही है। बिल्कुल करता है। जिन्हें फैटी लीवर है उनके लिए कितना रिकमेंडेशन है दिन में? 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप? सर रिकमेंडेशन तो 78 मिलीग्राम्स की है 70 मिलीग्राम्स ऑफ प्योर कॉफ़ी। अगर आप सिंप्लीफाई कर दो किसी इंसान के लिए कि 1 कप में कितनी होती है? नहीं, आप वो छोड़ दो। मैंने जो हमेशा स्टांस मेंटेन किया है, 3 से 4 कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी तक अगर हम लो डोज से पहुंच जाते हैं, दैट इज़ सुपर इफेक्टिव फॉर फैटी लिवर। बट अगेन, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसके बाद, तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक binge कॉफ़ी eating ही कर सॉल्व रहे करिए। हो, आप ओबेसिटी में ग्रसित हो और फिर भी आप बस ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, यस। तो काम हो और जाएगा। दूसरा मिसकंसेप्शन जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, और वो भी क्या है कि मैं आधी बोतल विस्की पीता हूँ, फिर साथ में ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा तो ब्लैक कॉफ़ी इफेक्टिव होगी। तो वो सब नहीं, मतलब ब्लैक कॉफ़ी इज़ एन एडिशनल थिंग टू अदर मेथड्स, राइट। तो जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कह रहे हैं तो उसमें अल्कोहल आ रही है, उसमें डाइट आ रही है, उसमें एक्सरसाइज आ रही है, उसमें लीन मसल आ रही है। ट्रू। बिकॉज लीन मसल ब्लैक कॉफ़ी से भी ज़्यादा इफेक्टिव है आपके फैटी लिवर के लिए। अगर आप, अभी हमने एक रील डाली थी, काफ़ी वाइडली एक्सेप्ट हुई, बिकॉज वी वर एबल टू, हम समझाने में आसान हो रहे थे। तो उस रील में मैंने बोला था कि आप 10 फोटोज़ रखिए, एक एवरेज इंडियन मेल की, एक एवरेज इंडियन फीमेल की, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल तक आप देखेंगे ग्रेजुअली वेट गेन हो रहा है। ग्रेजुअली पेट का सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है, बाजू का कम हो रहा है, लीन मसल कम हो रही है, और विसरल एडिपोसिटी जो आपकी ट्रंकल ओबेसिटी है वो बढ़ रही है। ये आपके फैटी लिवर के लिए, ये आपके हार्ट के लिए, हार्ट अटैक्स, ये आपके डायबिटीज़, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, आपके गॉल स्टोन्स, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, आपके ब्रेन में जाके आर्टरीज कम होना, स्ट्रोक्स, सबका एक उपजाऊ ज़मीन है, फर्टाइल ग्राउंड है, राइट। तो ये सब मिला जुला है, इसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, राइट। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ब्लैक कॉफ़ी के बल पे वायरल हो गया तो मैं ये भूल गया कि एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या था। बिल्कुल। अब बात करते हैं सर दूध की, डेयरी या ग्लूटेन, ऑल दोज थिंग्स, इनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है लिवर के ऊपर? सर दूध से पड़ता है बिकॉज कैलोरी इनटेक पे डिपेंड करता है। अब आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा और तोड़ देता हूँ। भैंस का दूध है, बहुत हाई इन फैट है, आपको कैलोरी, बहुत कैलोरी डेंस है, ठीक है, राइट। गाय का दूध है, उससे कम फैट है, बट फिर भी अच्छा खासा कैलोरी डेंस है। अब जो हमारा मदर डेयरी देता है, फुल क्रीम, ऑलमोस्ट भैंस के दूध की तरह कैलोरी डेंस है। डबल टोन्ड वुड बी द बेस्ट फॉर्म अगर आपको दूध लेना है तो। दूध बुरा नहीं है, दूध बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं आपको एक टोटलिटी में 2 टर्म्स सर, अगर आपको शायद पता हूँ, पर ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड, ये हर चीज़ का कैलकुलेट करना हमें बहुत ज़रूरी है चीज़ समझने के लिए। आप नॉर्मल लाइफ में चाहे कैलकुलेट ना करें, कोई भी चीज़ आप पी रहे हैं, कितनी तेज़ी से आपके शुगर को हाई लेके जा रही है, वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहलाता है। तो जैसे ओट्स हैं, उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स अराउंड 50 होता है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। कोई भी चीज़ है ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 से ऊपर है, वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। 55 to 69 है, वो मॉडरेट ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, और 55 से कम लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। ठीक है। अब ओट्स हैं जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 होता है, दाल है इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स अराउंड 50 से भी कम होता है, तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो गया, लो में आ जाएगा। ठीक है। पॉलिश्ड राइस है, या वाइट ब्रेड है, या शुगर है, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 से ऊपर होता है, राइट। बट अब
दूसरी बात जो आपको हमें समझनी ज़रूरी है वो पोर्शन है, पोर्शन साइज, वो ग्लाइसीमिक लोड में आता है। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इनटू कितने ग्राम आप चीज़ के ले रहे हैं डिवाइड बाय 100 ग्लाइसीमिक लोड है। सपोज शुगर आपकी हाई ग्लाइसीमिक लोड वाली आपने आधा चम्मच या 1/4 ऑफ अ चम्मच अपनी चाय में ले ली, राइट, बट आपने किसी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का 2 किलो खा लिया, दैट्स ओके। तो आप समझ रहे हैं, तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का भी पोर्शन साइज आपको उतना ही रखना पड़ेगा कि आपके शुगर को बहुत हाई ना लेके जाए, क्योंकि इवेंचुअली कैलोरीज के साथ साथ शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, शुगर स्पाइक का, हमारी इंसुलिन को हिलाने में, राइट। तो अब मैं दूध पे वापस आता हूँ, आपको क्यों समझा रहा हूँ। तो अगर आप बहुत ही कैलोरी डेंस मिल्क ले रहे हैं जी, और उसमें शुगर भी ऐड कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही जहर हो जाता है। बहुत कैलोरी डेंस मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क जनरली आपको सेटाइटी नहीं देता, क्योंकि उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो आपको दोबारा भूख जल्दी लगती है। आपने देखा होगा जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या जिम ट्रेनर्स होते हैं वो कहीं से सुन के ये बोल रहे होते हैं यार प्रोटीन और फाइबर खाओ। तो मतलब मेरे को कई बार आई एम सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर सेइंग, मतलब बिकॉज मेरी डिग्री कहती है डीएम इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो हम तो न्यूट्रिशनिस्ट से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, तो वो चीज़ समझ नहीं आती कि मतलब क्यों बोल रहे हैं। तो मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, तो मैं उनको बता भी देता हूँ, उसका इससे मसल बनाने से ज़्यादा आपको सेटाइटी, फाइबर और प्रोटीन देता है। जैसे अगेन हम बोलते हैं कि आप सुबह उठ के अगर आपको वेट लॉस की दिक्कत है, भूख ज़्यादा लगने की दिक्कत है, आप चिया सीड्स या बेसिल सीड्स विद कर्ड लीजिए फर्स्ट मील, आपको लाइफ में अंतर नज़र आएगा, क्योंकि कर्ड आपको प्रोबायोटिक्स दे रहा है, चिया सीड्स आपको बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में फाइबर दे रही हैं, राइट। तो ये आपको सेटाइटी देता है पूरे दिन की, आपका जेन्युइन कैलोरी लोड दिन का कम होने लगता है। आप 30 दिन पहले लेके देखिए सुबह उठ के, आपको जेन्युइनली दिखेगा कि आप कम से कम 4 घंटे उसके बाद फुल रहे। आप शायद ब्रेकफास्ट में जो पराठे खाते थे आपने खाने बंद कर दिए, और जब आप बटर के साथ पराठे खा रहे थे आलू के किसी रिफाइंड ऑयल में बने हुए, उसके 2 घंटे बाद आपको दोबारा बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी। सो मोर देन द मसल बिल्डिंग, योर प्रोटीन इज़ हेल्पिंग यू इन सेटाइटी। तो मिल्क आप पी लिया आपने सुबह 1 लीटर, तो आपने दबा के कैलोरीज ले ली, अब आपको एकदम से दोबारा हंगर पैंस आए आपके, 2 घंटे बाद आपने आलू के पराठे भी खा लिए जी, फिर आपने आलू के पराठे खाए थे, तो आपको 2 घंटे बाद अब मैदे वाले बिस्किट और चाय भी पीनी है, तो फिर लंच में भी आपने बाहर गए थे छोले भटूरे खा लिए। तो ये सब इतना ज़्यादा आपका हाई कार्ब, हाई फैट, लो प्रोटीन, लो फाइबर डाइट हो गई कि आपको बार बार जल्दी जल्दी भूख लग रही है। फिर आप कह रहे हो कि मेरे को भूख ज़्यादा लगती है, फिर आप कह रहे हो मेरा वेट बढ़ गया है, फिर आप कह रहे हो मुझे डायबिटीज़ हो गया। तो ये सब तो रिलेटेड हो गया ना सर। तो मिल्क एक लेवल के बाद आपको लिमिट करना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, एज यू एज यू आर ऑट टू बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट। जैसे आप छोटे थे, मैं छोटा था जी, तो आपने सुना होगा पेरेंट्स चाय पीते थे तो बोलते थे दूध हमें भाता नहीं है, सूट नहीं होता। दैट जब मैं डॉक्टर बना तो मुझे समझ आया कि वो क्या बोल रहे थे। ब्लोटिंग सी होती है। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेलिंग यू दैट आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो सर इंटेस्टाइन में कुछ, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में विलाय होते हैं, विलाय में एक एंजाइम होता है, इसको लैक्टेज बोलते हैं। तो लैक्टोज एक डाइसैक्राइड है, मतलब 2 शुगर से बना हुआ है, उसको लैक्टेज तोड़ता है और फिर वो अब्जॉर्ब होता है। विद एज देखा गया है कि आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग में लैक्टेज का अमाउंट कम होते जाता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। विद एज इट इज सीन, इट हैपन्स विद एवरीवन ऑन द प्लैनेट। ओके, इन नॉर्थ इंडियंस इट इज सीन अर्लियर। किस में होगा किस में नहीं होगा हमें नहीं पता है, बट होता है। तो कई लोगों को जिनको दूध पी के ब्लोटिंग होती है, दूध पीने के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, या दूध पीने के बाद डायरिया होता है, बहुत कॉमन है। दीज आर क्लासिकल पीपल ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो मिल्क के साथ ये 2-3 इश्यूज एड्रेस करने बहुत ज़रूरी हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन इज़ बिकॉज ऑफ एज की वजह से इंसान इंटॉलरेंट हो ही जाएगा टू लैक्टोज। कुछ लोग हो सकता है 60 साल पे भी ना हो। आपको गांव में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भैंस का दूध 1-1 लीटर पी जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। कौन होगा कौन नहीं होगा हमें ये नहीं पता है। सो डू यू फील कि इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ उन्होंने क्या खाया अपने पूरे जीवन काल में, उसकी वजह से जो आपकी लाइनिंग है आई डोंट थिंक सो सर, वो नो, matter नहीं करता? साइंटिफिकली नहीं है।
ऐसा साइंटिफिकली नहीं होता, ओके बट वो डिफरेंट चीज़ है जो आप बोल रहे हो। मतलब वो डिफरेंट चीज़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि गाँव वाले क्या खाते थे और हम क्या खा रहे हैं आज के टाइम में। Right. वो लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, बट वो मिल्क को लेके नहीं, क्योंकि प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग है, दैट योर लैक्टेज एंजाइम विल डिक्रीज एज यू वो एज। होगा ही होगा। हाँ, मतलब किसमें कितना है। हाँ, और फिर it सर देखो depends. ऐसा है, मतलब इसमें भी ना डोज ऑफ लैक्टोज पे भी डिपेंड करता है। अब कुछ लोग हैं जो प्योर मिल्क नहीं पी पा रहे, बट आधे पानी आधे मिल्क की चाय पी पा रहे हैं, आधे मिल्क आधे पानी की कॉफ़ी पी पा रहे हैं, पर जैसे ही वो 4 कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं उनको डायरिया हो रहा है। तो लैक्टोज की डोज पे भी डिपेंड करता है, वो कितना आज की एज में कितना लैक्टेज आपके पास है, वो कितना उसको ब्रेक कर पा रहा है। गॉट योर पॉइंट सर। सर बात करते हैं लाइक प्रोसेस्ड फूड्स की, बात करते हैं लाइक जंक फूड की, बात करते हैं ऑल दीज लाइक पैकेज फूड्स की, क्या क्या हेल्दी है? ओकेजनली सर खा लेना चाहिए, मतलब हम कोई साधु भी नहीं बनना चाहते, बट ओकेजन का मतलब ओकेजन तो 15 दिन या महीने में एक बार आनी चाहिए, राइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे को लगता है कि कोई भी चीज़ जिसमें ऑयल रीयूज़ हो रहा है, प्रोसेस्ड, वो कभी नहीं खानी चाहिए, कभी नहीं खानी चाहिए। कभी नहीं खानी चाहिए। ऑल्टरनेटिव? सिंगल यूज़ ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल, नॉट हीटेड टू इट्स स्मोकिंग टेम्परेचर, एंड सिंगल यूज़। जो कमर्शियल खाने में दिक्कत आती है, क्यों मैं डिलीवरी ऐप्स बिना नाम लिए इनके अगेंस्ट हूँ, बिकॉज थर्ड पार्टी जैसी इन्वॉल्व होती है इस इंडस्ट्री में, प्रोसेस्ड फूड्स की इंडस्ट्री में, तभी एक बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो मेरा दिमाग ये कहता है कि जब अगर मैं कोई रेस्टोरेंट ओन कर रहा हूँ और थर्ड पार्टी लेके जा रही है, तो थर्ड पार्टी जब लेके जा रही है प्रॉफिट, तो मेरा बनाने का तरीका अलग होगा, और अगर मैं उसी रेस्टोरेंट जाऊँगा तो बनाने का तरीका अलग होगा। तो मैं बाहर खाने के फिर भी फेवर में हूँ अगर आप क्वालिटी मेंटेन करके ऐसी जगहों पे जा रहे हो, बट मैं डिलीवरी ऐप्स के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि पक्का वो ऑयल रीयूज़ हो रहा होगा, और जितना ऑयल रीयूज़ होगा उतना ट्रांस फैट बढ़ेगा, और जितना ट्रांस फैट बढ़ेगा उतना आपका हार्ट रिस्क, लिवर डिजीज़ रिस्क, सब कुछ बढ़ेगा। तो जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर आपसे अच्छा ना न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं समझाता, तो आप मुझे बताओ लेबल्स कैसे पढूँ प्रोसेस्ड फूड्स और इन सब का जो मैं लेके आता हूँ। तो मैं उन्हें बस एक चीज़ बोलता हूँ यार कि तुझे ना डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, तुझे 3 चीज़ें देखने की ज़रूरत है: एडिड शुगर, सोडियम और फैट्स। कितना कितना होना चाहिए, कितना परमिसेबल है? एडिड शुगर लेस देन 6% ऑफ टोटल कैलोरीज होनी चाहिए सर, टोटल कैलोरीज इन इन दैट या प्रोडक्ट? ठीक है, वो आप देख लो कितना है, लेस देन 6% होना चाहिए। पर 100 मिलीग्राम एडिड सॉल्ट 400 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है। तीसरा, फैट ट्रांस जहाँ लिखा है उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज लिखा है, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा है, छोड़ देना चाहिए। मल्टीग्रेन ब्रेड है बट लेबल पे मैदा लिखा है, तो मल्टीग्रेन मार्केटिंग है, छोड़ देना चाहिए। चिप्स के शौकीन है, मैं आपको बोलूँगा रोस्टेड पीनट्स बेटर आइडिया। आप अपने नॉर्मल पीनट्स को तवे पे रोस्ट करके हल्का सा नमक डाल के प्याज के साथ खाइए, आपके लिए, वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रोटीन है, फाइबर है, अगर आप साथ में अनियन कुकुम्बर यूज़ कर रहे हैं। जो पाम ऑयल है सर पाम ऑयल तो जहर है, इट्स द हाईएस्ट, इट्स प्रोसेस्ड ऑयल सर। वही ना, ऑयल समझने के लिए कोल्ड प्रेस ऑयल और रिफाइंड ऑयल। आयरॉनिकली हर पता है मेरे को, चीज़ FSSAI के जब मैंने बात करी थी आपसे, मैंने यही बोला था, मैंने आपको बोला ही था कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है मेरे को समझ नहीं आया। अब वो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मेरे पीछे ना आ जाए, बट मतलब वो क्या ऑर्गेनाइजेशन है मेरे को समझ ही नहीं आया। मतलब वो है क्या, मतलब एग्जिस्ट भी करती है या मतलब शेल कंपनी है, क्या है भाई वो, मतलब व्हाट इज़ इट, कुछ भी चल रहा है सर। मतलब आई हैव सम पीपल हु मतलब विदाउट टेकिंग एनी नेम्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाते हैं, तो वो खुद कहते हैं यार कंपोनेंट्स को मैं ही नहीं यूज़ करूँगा उसको। अगर कोई इंसान कोई चीज़ बना रहा है और खुद यूज़ नहीं कर रहा, तो आप खुद सोच सकते हैं ना कि मतलब कहाँ पे चीज़ है। तो ये चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि जो पेशेंट्स जेन्युइनली मुझे इंटेंट शो कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट का, जो वेइंग स्केल को हिला भी पा रहे हैं, उनको मैं ये चीज़ें ज़रूर शेयर करता हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट AI यूज़ करके डाइट चार्ट्स बना देते हैं, बट जो एक्चुअल फिटनेस है वो किचन में बनती है, कि हाउ इट इज़ कुक्ड। काफ़ी लोगों की नौकरी ऐसी होती है कि दे हैव टू वर्क ओवरनाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द गट हेल्थ गोज फॉर अ टॉस। सो जो लोग रात को
काम करते हैं, चाहे वो यूएस क्लाइंट के लिए हो, चाहे उनका काम ही ऐसा हो, वो अपनी गट हेल्थ को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा वहाँ की क्लॉक के हिसाब से। कैसे? मतलब ब्रेकफास्ट आपका अगर 8 बजे जॉब शुरू हो रही है रात को, तो ब्रेकफास्ट आपका शाम को 6:30 बजे होना पड़ेगा। ओह, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिनर के टाइम पे आप डिनर खाओ, आप ब्रेकफास्ट खाओगे। यस, बिकॉज आप जी तो उसी टाइम पे रहे हो ना। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको सेरोटोनिन मेलाटोनिन को ट्रेन करना पड़ेगा ना सर। क्योंकि आप सो तो यूएस टाइम के हिसाब से रहे हो, काम भी यूएस टाइम के हिसाब से कर रहे हो, और जी आप इंडियन टाइम पे रहे हो, तो वो तो समझ ही नहीं आएगा आपके गट को। क्योंकि गट को सेकंड ब्रेन क्यों बोला जाता है सर? वाई, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आई बिकम द होस्ट। क्यों बोला जाता है? वाई इज गट द सेकंड ब्रेन? क्योंकि जो आपने बताया ये आंसर, वो इसका आंसर है। सेरोटोनिन बनाता है गट। अच्छा, आई डिडंट नो More than 90% of serotonin is made in the gut. And what is serotonin responsible for? Stress, मूड, जो भी डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयाँ होती हैं क्या बढ़ाती हैं आपकी बॉडी में? सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन मैक्सिमम होता है मॉर्निंग में। आप एक्टिव होते हो, आप फ्रेश होते हो। जैसे जैसे शाम होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक जेट लैग, वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है। मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजीनेस, स्लीप। आपने देखा होगा जेट लैग में या सोने के लिए लोग मेलाटोनिन यूज़ करते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन कम है तो मेलाटोनिन भी कम है। आप देखेंगे जो भी डिप्रेशन एंजाइटी की दवाइयाँ हैं वो आपको रात को नींद दिलाती हैं, क्योंकि वो सब इम्बैलेंस है। तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेरोटोनिन मेलाटोनिन पे घूम रही है, डायर्नल वेरिएशन। तो आप अपने डायर्नल वेरिएशन को ट्रेन करोगे ना उस तरह से। आपकी बॉडी को थोड़ा ना पता है, आपकी बायोलॉजी को थोड़ा ना पता है कि आप इंडिया में बैठे हो। वो तो अब इस टाइम पे उठ रहे हो तो ट्रेन हो रही है। अब बॉडी को आप बता रहे हो कि यार सुबह के 8 बज गए, क्योंकि यूएस में 8 बजे मैं उठ गया, पर यहाँ के शाम के 6 बजे हैं। आप बटर नान और दाल मखनी और शाही पनीर पेल के फिर काम करने बैठ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी गट हेल्थ खराब होगी, क्योंकि वो बॉडी तो कह रही है भाई कि मेरा तो सेरोटोनिन अभी आया है, बिकॉज मैं तो सो के उठाऊँ। सो ऐसा भी है कि 8 घंटे रात की नींद और 8 घंटे दिन की नींद, दोनों में कितना अंतर है? सर अंतर है डिपेंडिंग अपॉन द क्लॉक यू सेट इट ना। आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के टाइम पे काम कर रहे हो, तो आप रात को 12 बजे सो रहे हो, सुबह 8 बजे उठ रहे हो, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप है। अब ये जो बेचारा 8 बजे रात के, जिसके सुबह के 10 बज रहे हैं यूएस में, जिसको 8 बजे अपना लॉगिन करना है, उसके लिए तो दिन की स्लीप भी रात की स्लीप के बराबर है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्लोब पे कहीं ना कहीं उस टाइम पे रात है। आपकी बॉडी कहाँ पे है और माइंड कहाँ पे है, एक्चुअली माइंड कहाँ पे है वो मैटर करता है। माइंड को किस तरह ट्रेन कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। गुड पॉइंट। तो अदरवाइज आपकी नींद जो है, जो रात की नींद है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हर एक फंक्शनिंग के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपकी कामनेस के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपकी इरिटेबिलिटी के लिए, आपकी डिप्रेशन के लिए, आपकी एंग्जाइटी के लिए। क्योंकि हमने तो इतने सारे डिप्रेशन एंग्जाइटी के पेशेंट है, जैसी उनकी दवाइयों से नींद ठीक होती है, दे आर वेरी हैप्पी। पहला फंक्शन जो जाता है आपकी, जब भी ये मूड डिसऑर्डर्स या जो आज के टाइम पे कॉर्पोरेट बर्नआउट्स, एंग्जाइटी और जो ट्रॉमाज हैं लोगों के, सबसे पहले साउंड स्लीप ही तो जाती है। वो आपको बोलेंगे यार नींद में भी मेरा दिमाग चलता रहता है। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें और सर, क्या खाएं? सर ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। ये बता दो प्लीज़। आपके किचन में है सब कुछ और बहुत सस्ता है। जैसे हल्दी, जैसे गार्लिक, जैसे जिंजर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। हम पेशेंट्स को बोलते हैं जितने ज़्यादा कलरफुल फ्रूट्स उतनी ज़्यादा गट के लिए अच्छे। ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, कर्ड। आज मोदी जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू द बॉस मैन। उनका फेवरेट मोरिंगा, ड्रमस्टिक्स। यस, राइट। इलायची, लौंग, नेचुरल, बढ़िया। और मोरिंगा के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं कि पब्लिकली मोदी जी ने बोला था। तो सर मोरिंगा एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, मतलब आपकी गट के लिए तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। मतलब खाना मुश्किल है, और इसीलिए शायद हमारा बॉसमैन खाता है उसे, क्योंकि वो आसान काम करता नहीं है। तो मतलब उसमें मोरिंगिन होता है सर, विच इज़ स्टेबल आइसोथायोसाइनेट जी, विच इज़ सूदिंग टू योर गट। वो गट लाइनिंग को सूद करता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है।
जैसे ओल्ड एज में बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि एक तो हाई फाइबर है, ऊपर से ये आपके रिसेप्टर्स, जो मूवमेंट के रिसेप्टर्स इंटेस्टाइन में, उन्हें एक्टिवेट करता है। और ये इंडिया का प्योर प्रोडक्ट है जो एंटी अल्सर, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब कुछ है। और इसकी एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये खाना खाने के बाद भी, मतलब कुकिंग के बाद भी इसका एक भी न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय नहीं होता। नहीं, दैट इज ट्रू। और ये आपका विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए का बहुत भरपूर सोर्स है, और कैल्शियम और पोटेशियम का भी। तो ये तो मतलब डेफिनेटली अपनी गट हेल्थ के लिए नरेंद्र मोदी है। मतलब इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव स्टार्टेड फॉर द लास्ट 1 year। आई थिंक आई हैव लॉस्ट वेट ऑल्सो विद दैट। और मोदी जी ने बोला था मैं पराठे बना के खाता हूँ, तो मैंने उसके पराठे बनाने भी सीखे हैं उसके पाउडर से। तो मतलब आई थिंक ये एक एडिशन है जो इतना ओरिजिनल है इंडिया का, और इतना अंडर यूज्ड है, इतना अंडर यूज्ड है कि मुझे आज तक एक बंदा नहीं मिला जिससे पूछता हूँ कि क्या क्या खाता है, उसने खुद से मुझे मोरिंगा कभी नहीं बताया। कि मोरिंगा ऐसी चीज़ है जो खाता होगा बताएगा ज़रूर। सर अगर आप बैंगलोर चेन्नई रहे हो जी, तो आपको पता है साउथ इंडियन खाना इतना ज़्यादा अच्छा है, एंड सो ट्रू, साउथ इंडियन ज़्यादा वर्स्ट एट मार्केटिंग देयर फूड। अग्री। मतलब दे डोंट नो हाउ टू मार्केट इट। हम तो ग्रेवीज खा के, बटर चिकन आपने बोला, ये मटन रोगन जोश और ये सब खा के बहुत खुश हो जाते हैं, नान्स खा के। इट इज़ प्योर फर्मेंटेड फूड सर। या मतलब इतना प्रोबायोटिक रिच खाना है वो। और कर्ड राइस सर, कर्ड राइस, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। कर्ड राइस सर, सांबर इडली, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट। मतलब सांबर इडली जितना नॉर्थ इंडिया में अगर कुछ मुझे अच्छा बनाना है तो मूंग दाल चीला, और उसके साथ मुझे कर्ड चाहिए वो प्रोबायोटिक के लिए, और कर्ड में भी पुदीना डालूंगा तो शायद थोड़ा और बेटर होगा, राइट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इडली सांबर बस, और सांबर में थोड़ी सी वेजीज फाइबर बढ़ाने के लिए। सांबर का प्रोटीन, इडली का फर्मेंटेड प्रोबायोटिक, और उसका फाइबर वेजीज का, मतलब एक होलसम फूड है। डोसा, आलू कम रख लो उसमें, बस पनीर डाल लो थोड़ा, और कितने वेज ऑप्शंस भी हैं मतलब साउथ इंडियन फूड में। ऐसा नहीं साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन होते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, वहाँ रहे हो तो भर के नॉनवेज खाते हैं, वो बात नहीं है, बट वेज फूड में भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। सर ऐसे कोई सिम्टम्स जो इंसान को नकारने नहीं चाहिए एंड शुड कंसल्ट अ डॉक्टर लाइक यू? ओके, सो ये बहुत अच्छा सवाल है अगेन सर। रेड फ्लैग्स विच मेक माई स्लीप गो ऑफ। मैं सोते सोते ही पेशेंट देख सकता हूँ रिफ्लेक्स में। अगर आप मुझे बता रहे हो कि आपकी भूख मर गई है, इरिस्पेक्टिव कि आपकी एज क्या है, भूख मर गई है आपकी, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, आप मुझे बता रहे हो कि आपने कोशिश नहीं करी है, सेकंड बता रहा हूँ। फर्स्ट, भूख मर गई है बिना कुछ कारण के। दूसरा, अनइंटेंशनल, बिना एफर्ट मारे सब कुछ सही होके मेरा 10% से ज़्यादा वेट लॉस हुआ है लास्ट 6 महीने में। कोई डाइट चेंज नहीं की मैंने, नॉर्मल खाना खाया, कोई और दिक्कत नहीं है। अनइंटेंशनल वेट लॉस मोर देन 10% इन द लास्ट 6 months। रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है मुझे लगातार, हो ही जा रही है, रुक नहीं रही। चौथा, मेरे सगी मम्मी, सगे पापा, सगे भाई बहन में कोई कैंसर था। पांचवा, बार बार आयरन सप्लीमेंट्स के बावजूद भी मेरा हीमोग्लोबिन कम होते रहता है। छठा, मुझे कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से या लैटिन के रास्ते। सातवां, रीसेंट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, जो भी हुआ रिसेंटली हुआ, पहले कभी नहीं था। ये 7 पॉइंट हमारी किताबों में लिखे हुए हैं सर, हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जो बाइबल मानी जाती है मेडिसिन की। ये 7 पॉइंट उन किताबों में लिखे हुए हैं कि अगर मुझे कोई पेशेंट ये बोलता है, और इसमें 8वां ऐड कर देता हूँ, कोई भी सिम्टम की वजह से आपको मिडनाइट में, मिडल ऑफ द नाइट में इमरजेंसी विजिट्स लग रही हैं, वॉशरूम के लिए, इमरजेंसी विजिट्स टू द हॉस्पिटल, इमरजेंसी जा रहे हैं आप, ओके, पेन के लिए, डायरिया के लिए, किसी भी सिम्टम के लिए, अगर आप अपनी रूटीन तोड़ के, और वो जो मोस्ट पीसफुल टाइम ऑफ द डे है जब मैं सो रहा हूँ, मुझे उठ के इमरजेंसी तक जाना पड़ रहा है इंजेक्शन लगवाने, ये मेरे लिए एक प्योर रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर कोई इग्नोरेबल सिम्टम है तो आपकी नींद में पक्का गायब होगा वो, ये हमें पढ़ाया गया है खंगाल के निकालने के लिए। सुपर स्पेशलिस्ट का ज़माना है। क्यों अब एमडी मेडिसिन की जगह लोग डीएम गैस्ट्रो या डीएम एंडोक्राइन दिखाना चाहते हैं? बिकॉज वी आर ट्रेंड कि वहाँ तक पहुँचना है बीमारी को लेके। तो 10 to 15 मिनट्स विद द पेशेंट आर इनफ फॉर मी
इन अ लाइफ टाइम कि अगली बार मुझे उसे 5 मिनट से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार जब पेशेंट आता है मैं बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री लेता हूँ उसकी, इसलिए क्योंकि मेरे टीचर कहते थे अगर तूने बीमारी मिस कर दी तो तेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड तो कोई है नहीं, तो कौन पकड़ेगा। मेडिसिन्स, आई सीन पेरेंट्स के साथ कभी कुछ पेन हुआ, कुछ भी हुआ, एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स, वो कितना हार्मफुल है लिवर के लिए? सर पूरे शरीर के लिए हार्मफुल है, मोर देन द लिवर आई थिंक आपके गट माइक्रोबायोम के लिए हार्मफुल है, क्योंकि आपका गट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। और जैसे आपने सुना होगा जीनोम होता है, जैसे आपका जीन पूल को जीनोम बोलते हैं, आपके आधे जीन्स आपकी मम्मी से आए, आधे जीन्स पापा से आए, इसी तरह माइक्रोबायोम होता है। माइक्रोबायोम कलेक्शन ऑफ माइक्रोब्स है। आप अपने एंटीबायोटिक्स, अनइंडिकेटेड एंटीबायोटिक्स से अपने गट बैक्टीरिया को मार रहे हैं, और गुड बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव, ज़्यादा आराम से मर जाते हैं बैड बैक्टीरिया से। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से आपके बैड बैक्टीरिया आउट नंबर द गुड बैक्टीरिया, तो आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, ये सब होता है। प्लस एंटीबायोटिक्स आपको चाहिए ही नहीं। जो आपको डायरिया होता है जिसमें नॉर्फ्लॉक्सटीजेड लोग खाते रहते हैं कि एक खाया ठीक हो गया, भैया 99% डायरियाज आर वायरल एंड दे डू नॉट रिक्वायर एन एंटीबायोटिक, और वो सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब खुद से ठीक होने वाले। एक एंटीबायोटिक खाने से 6 घंटे में कोई ठीक नहीं होता सर, पर मेजॉरिटी पेशेंट्स कहते हैं मैंने एक नॉर्फ्लॉक्सटीजेड खाई और मैं ठीक हो गया। मैंने खुद एंटीबायोटिक नहीं खाया आज तक। इट्स एन एंटायरली कोर्स ऑफ 5-6 डेज तब जाके होता वो ठीक है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। 5-6 डेज में आपने कितने अच्छे बैक्टीरिया मार दिए अपने आपको भी नहीं पता। और उस पोस्ट एंटीबायोटिक रिकवरी के लिए आपको फिर प्रोबायोटिक्स चाहिए, कर्ड चाहिए, ये सब चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स जब तक आपका डॉक्टर ना दे आप प्लीज़ मत लो। इंडिया में आसान है सर, अब यूएस यूरोप जाके एक एंटीबायोटिक लेके दिखा दो मेरे को बिना प्रिस्क्रिप्शन के। दिसंबर जनवरी में हमारे पास सारे पेशेंट एनआरआई होते हैं, 6-6 महीने की दवाई लिखा के जाते हैं, क्योंकि है तो इंडियन। डायरिया होगा तो नॉर्फ्लॉक्सटीजेड उसे चाहिए, तो कहता है सर 15-20 दिन की लिख दो, कम से कम मैं 4 पत्ते ले जाऊँ, वहाँ तो मिलेगा नहीं। तो नहीं चाहिए सर हमें, एंटीबायोटिक्स आर नॉट नीडेड। ओवर द काउंटर मेडिसिन जितनी हम कम करें, जैसे गैस की दवाई इतने लोग लेते हैं। अब किडनी फेलियर्स प्रूव हो गए कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो आपने ओसिड का नाम सुना होगा, ओमेज का नाम सुना होगा, पैंटोप्रोजोल, ओमोप्रोजोल, कितना कॉमनली अब्यूज ड्रग है कि मुझे गैस बन रही है। हर घर में एक इंसान तो खा ही रहा है एवरेज। पैंटॉप आपने भी लाइफ में एक ना एक बार खाई होगी, राइट? एक बार 2 बार खाने से मुझे दिक्कत नहीं है। जो कितनी सारी फीमेल्स, कितने सारे मेल्स गैस बन रहे हैं, ओल्ड हो गए, 30-30 साल से खा रहे हैं, फिर एक दिन किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस पे चले जाते हैं, राइट? वो गलत है, वो गलत है। मैंने देखा है पेशेंट्स कंफर्टेबल हैं सर दवाई खाने से, वो उनको बस एक बार डॉक्टर को विश्वास हो जाए, वो डॉक्टर से मिला है और वो दवाई लिखता रहे, वो खाते रहे, वो खुश हैं। दवाई रोकना दिक्कत हो जाती है, वो कहते हैं मैं खुश तो हूँ, मुझे दवाई खानी है, चल रही है मशीनरी। तो मतलब दैट्स अ बिग प्रॉब्लम इंडिया में, खासकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैक टू लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस क्या है और कितनी खतरनाक हैं ये चीज़ें? सर लिवर ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, आपकी गाड़ी की सस्पेंशन की तरह, ये आपकी बॉडी का सस्पेंशन है, ये सारा ट्रॉमा ले लेता है। तभी कहते हैं कि ये जिगरा है। और अगर आपके पास जिगरा है तो लड़के दिखाओ, तो अगर आपके पास लिवर है लड़के दिखाओ। तो और ना ये बहुत ही फ्लेक्सिबल आदमी है आपकी फैमिली का, मतलब सबसे मैच्योर है और सबसे फ्लेक्सिबल है। ये सारा ट्रॉमा ले लेता है और वापस कुछ बोलता भी नहीं है, इसकी ईगो हर्ट नहीं होती। अनलाइक दिल। हाँ, दिल की एकदम से दिल छोटा होता है, बड़ा होता है, जो भी होता है। तो मतलब ये लिवर बहुत प्यार से बैठा रहता है, आप इसकी बेइज्जती भी करोगे कहता है कोई नहीं, ये बच्चा है, सीख जाएगा सीख जाएगा सीख जाएगा। तो आपने एक चांटा मारा, इसने कहा चल कोई नहीं यार बच्चा है, 2 मारे कोई नहीं, 3 मारे, तो जितने पे कोई भी गुस्सा होगा ना उससे 100 चांटे ज़्यादा खा के गुस्सा होता है। पर जिस दिन गुस्सा हो जाता है ना सर, ये फिर मानता नहीं है, ये फिर उस दिन वो कहानी ख़त्म हो जाती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर एक इलास्टिक ऑर्गन है और मैक्सिमम रीजनरेटिव, सेल्फ रीजनरेटिव कैपेसिटी रखता है। ये एक ही ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में होके कुछ पार्ट काट के ट्रांसप्लांट करके भी एक सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट आज के टाइम पे चल रहा है। 2 किडनी है तो 1 ट्रांसप्लांट होती है। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आदमी को मरना पड़ता है। लंग ट्रांसप्लांट 2 के बाद भी इतना सक्सेसफुली नहीं हो पाता। लिवर 1 है तब भी हो पाता है क्योंकि ये एक सेल्फ रीजनरेटिव ऑर्गन है। ये बस एक चीज़ बोलता है कि सही टाइम पे मेरी इंजरी रोक दी जाए, मैं अपने आप को रीजनरेट कर लूँगा।
क्योंकि वो जो इंजरी थप्पड़ है वो उस लेवल पे पहुंच गई जहाँ पे मैं रीजनरेट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं परमानेंटली ख़राब हो जाऊंगा। तो लिवर डिजीज़ के 4 स्टेज होते हैं। फैटी लिवर डिजीज़ स्टेज 1, स्टीएटोहेपेटाइटिस, स्टीएटो मतलब फैट, हेपा मतलब लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, फैट की वजह से लिवर पे इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस जहाँ पे इलास्टिसिटी लूज करने लगता है, पार्टली रिवर्सिबल पार्टली रिवर्सिबल, सिरोसिस। सिरोसिस में कहा जाता है 80% ऑफ योर लिवर इज इरिवर्सिबली डैमेज्ड, वहाँ पे दिक्कत शुरू होती है। आपने एक टर्म बोली थी सीएलडी। सीएलडी का मतलब होता है 6 महीने से ज़्यादा क्रॉनिक लिवर डिजीज़, 6 महीने ज़्यादा आपकी लिवर पे इन्फ्लेमेशन है, तो वो स्टीएटोहेपेटाइटिस भी हो सकता है, वो फाइब्रोसिस भी हो सकता है, वो सिरोसिस भी हो सकता है। लूजली एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अगर आपके पेपर पे सीएलडी लिखता है, इसका मतलब है कि आपको सिरोसिस है, नहीं तो वो नहीं लिखता। बट बाय द बुक सीएलडी का मतलब होता है 6 महीने से ज़्यादा लिवर पे सूजन, क्रॉनिक 6 महीना लिवर डिजीज बीमारी। और लिवर सिरोसिस एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है लिवर कैंसर डेवलप होने का, जो एक बहुत ही तूफानी कैंसर है, बहुत ही तूफानी कैंसर है। तो ये एक्चुअल सच है आपके सवाल का जवाब जो है। बट लिवर इतनी आराम से मानता नहीं है, हार नहीं मानता इतनी आराम से, पर जब मान लेता है, जब वो गुस्सा हो जाता है, इट्स डन। इफ यू कुड सिंप्लीफाई कि हेपेटाइटिस ए बी सी क्या क्या है? बहुत चीज़ें कर दूंगा सर। हेपेटाइटिस आम ए भाषा और में सर, आम भाषा ए बी में। सी डी ई 5 मेन हेपेटाइटिस हैं। डी इंडिया में नहीं होता, उसे छोड़ देते हैं। ए बी सी ई की बात करते हैं। ए और ई को साथ में रखते हैं, बी और सी को साथ में रखते हैं। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन की वजह से ए और ई इन्फेक्टेड वाटर से आते हैं, ठीक है। पानी पिया, और ये अक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं कि मैंने पिया, 2 से 4 से 6 हफ्ते बाद मुझे जॉन्डिस हुआ, वॉमिटिंग हुई, अक्यूट हेपेटाइटिस हुआ। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बहुत कम केसेस में अक्यूट लिवर फेलियर कॉज कर सकती है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मेजॉरिटी की बात करेंगे। पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, मुंह से नहीं खा पाता, तो हम इसे एडमिट करते हैं कुछ टाइम के लिए, आईवी फ्लूइड्स या ड्रिप्स देने के लिए, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो वो टाइम निकलता है और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। ये हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी या तो माँ से आते हैं, बी खासकर मम्मी से आता है, या आईवी ड्रग अब्यूज़ से आता है, या बहुत कॉमन पंजाब में रहा था बिकॉज जो बार्बर्स थे वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं स्टरलाइज करते थे, राइट। तो हेपेटाइटिस बी सी की पॉकेट बन गया था पंजाब एक टाइम पे। आईवी ड्रग अब्यूज़ भी बहुत था वहाँ पे, तो आईवी ड्रग अब्यूज़, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यूजेज ऑफ रेजर्स नॉट स्टरलाइज्ड, ये सब हेपेटाइटिस बी और सी कॉज करते हैं। और हेपेटाइटिस बी और सी क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस और सिरोसिस के कॉमन कारण हैं। हेपेटाइटिस सी का हमारे पास इरेडिकेबल ट्रीटमेंट है, वी हैव अ ट्रीटमेंट विच इरेडिकेट्स हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी का हमारे पास इरेडिकेबल ट्रीटमेंट नहीं है, बट वैक्सीनेशन है जो प्रिवेंट कर सकती है, जैसे न्यूबॉर्न्स को लगती है, वो 100% प्रोटेक्शन देती है हेपेटाइटिस बी होने से। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, बट हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट है जो पूरी तरह उसे इरेडिकेट कर सकता है। और ये बहुत ही कॉमन प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ लिवर सिरोसिस है। एंड हेपेटाइटिस बी इज द मोस्ट पावरफुल कार्सिनोजन, इवन मोर देन अल्कोहल, फॉर लिवर कैंसर। जो डायबिटीज़ वाला है वो अपने लिवर को कैसे बचाए? वेरी गुड क्वेश्चन सर। वेट कंट्रोल करके, दैट्स ओनली ऑप्शन। यस। अल्कोहल नहीं पी के, हेपेटाइटिस बी सी रूल आउट करके, फैटी लिवर से बच के, स्टेज 1 रिवर्सिबल स्टेज फैटी लिवर, उसी को बचाना है हमें। एलएफटी करा के, अल्ट्रासाउंड करा के, फाइब्रोस्कैन करा के, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलके। हाउ अबाउट ऑल दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स? हाँ, ये बात करनी ज़रूरी है। सॉफ्ट ड्रिंक सर आपको सोडा, कार्बोनेटेड। कार्बोनेटेड से आपको गैस ज़्यादा बनेगी। सॉफ्ट ड्रिंक से प्रॉब्लम आपकी मेन तो एडिटिव शुगर की रहती है, भर भर के होता है। अगर नो शुगर हो, डाइट वाली, इट्स बेटर देन दी, इट्स नॉट द बेस्ट, बट इफ़ यू हैव टू चूज अ सॉफ्ट ड्रिंक, अ डाइट सॉफ्ट ड्रिंक वुड बी बेटर, विच हैज़ ओनली एस्पार्टेम एज अ एडिटिव देन द रेगुलर शुगर, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक तो नहीं देगा कम से कम आपको। अभी गट हेल्थ के लिए वो भी 100% अच्छा नहीं है। सर मेरे को जूसेस से ज़्यादा प्रॉब्लम है। ग्लाइसीमिक दिक्कत इंडेक्स नहीं है। फ्रूट्स का लो है, हाँ, आप सही अमाउंट में खाएं, लोड। और फाइबर के साथ खाएं। फाइबर उसका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन को कम करता है। ओके। जब आप उसे
जूस में कन्वर्ट करते हैं, आपने फाइबर पूरा हटा दिया, जो उसका पॉजिटिव था वो सब कुछ हटा दिया आपने, सिर्फ उसका जो बुरा पार्ट था फ्रक्टोज वो आपने ले लिया, वो सीधा डिफ्यूजन से अब्जॉर्ब हो रहा है, आपके ब्लड में जा रहा है, लिवर के पास जा रहा है और सीधा फैट में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत ही हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स और बहुत ही हाई ग्लाइसीमिक लोड हो जाता है। और जितने फ्रूट्स का को आप ऐसे खाओगे, उससे ज़्यादा फ्रूट्स का जूस आप आराम से पी सकते हो, तो आपका ग्लाइसीमिक लोड अमाउंट शुगर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जूसेस के एब्सोल्युटली अगेंस्ट हूँ मैं। जैसे मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए आप फ्रूट्स खिलाइए उन्हें। बनाना कौन सा ग्लाइसीमिक लोड दे रहा है आपको? कुछ नहीं दे रहा। आप एक बनाना खा लोगे, दो खा लोगे, राइट? एप्पल क्या दे रहा है आपको? अब आप हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बात कर लो, वाटरमेलन इतना हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, अब कितना खा लोगे? जितना खाओगे ग्लाइसीमिक लोड में वो कम आएगा। फाइबर इतना हाई है, अब्जॉर्प्शन इतनी लो है। तो फ्रूट जूसेस आर एन एब्सोल्यूट नो, एरिएटेड ड्रिंक्स आर एन एब्सोल्यूट नो। सोडा आपको डायरेक्टली कुछ ऐसी दिक्कत नहीं दे रहा है, सिर्फ सोडा पी रहे हैं आप लेमन डाल के, तो वो आपको दिक्कत नहीं दे रहा है। हाउ अबाउट फास्टिंग? लोग कहते हैं कि अगर मैं फास्टिंग करूँगा तो मेरे लिवर पे अच्छा असर पड़ेगा, ऐसा है? बिल्कुल। नॉन फास्टिंग पीरियड में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करेगा ना। एम सर रिजर्व यूज़ करना है। लिवर का फैट हमारा रिजर्व है। अगर मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ, उसको मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दूँ या ना दूँ, या मैं लगातार अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में रख रहा हूँ और 7700 किलो कैलोरीज के नेगेटिव बैलेंस में आ रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लूज वेट। जो वेट लूज हो रहा है वो कहाँ से यूज़ हो रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो लिवर फैट से आ रही है। तो सर्कुलेटिंग एनर्जी को, सर्कुलेटिंग कैलोरीज को मैं हर रोज़ अंदर नहीं डाल रहा हूँ। अब मैं उसे ब्लैक कॉफ़ी 2 बार पी के अपना अमाउंट कम कर रहा हूँ, वो भी एक तरह की फास्टिंग है। अगर आप सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, आपका इंसुलिन तो हिल नहीं रहा। लिवर फैट को डिपॉजिट करने के लिए इंसुलिन स्पाइक चाहिए सर। कीटो डाइट पॉपुलर हुई थी, बहुत लोग सक्सेसफुल हुए थे, फैट खा रहे थे, बटर खा रहे थे, फिर भी वेट लूज कर रहे थे। क्यों? साइंटिफिक बेसिस, इंसुलिन नहीं हिल रहा था। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, पता नहीं दिस इज वर्थ अ पॉडकास्ट और नॉट, बट इंटरेस्टिंग। एक ट्यूमर होता है सर, कैंसर में नॉर्मली वेट लॉस होता है। एक ही कैंसर है इसमें वेट गेन होता है, उसको बोलते हैं इंसुलिनोमा। पैनक्रियाज का एक रेयर ट्यूमर है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, क्योंकि इंसुलिन से ज़्यादा एनाबॉलिक कुछ नहीं है। एनाबॉलिक समझते हैं? इकट्ठा करने वाला। कैटाबॉलिक तोड़ने वाला। जैसे आपने सुना होगा जिम करने वाले एनाबॉलिक हार्मोन्स लेते हैं। इंसुलिन से ज़्यादा एनाबॉलिक, फैट डिपॉजिट करने वाला कुछ नहीं है। तो हम कहते हैं शुगर कम लो, क्यों? इनडायरेक्टली बोल रहे हैं इंसुलिन को मत हिलाओ। इंसुलिन हिलेगी। आप फास्ट कर रहे हो, आप इंसुलिन नहीं हिला रहे। आप कीटो डाइट कर रहे हो, आप इंसुलिन नहीं हिला रहे। आप लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स चीज़ ले रहे हो, आप इंसुलिन नहीं हिला रहे। आप लो ग्लाइसीमिक लोड चीज़ ले रहे हो, आप इंसुलिन नहीं हिला रहे। तो ग्राउंड लेवल पे क्या नहीं हिला रहे? इंसुलिन नहीं हिला रहे आप, क्योंकि पहले आपने इंसुलिन हिलाई, इंसुलिन ने फैट डिपॉजिट किया, वही फैट इंसुलिन को काम नहीं करने देता। जैसे बहुत पॉपुलर एक चीज़ हो गई इंसुलिन रेजिस्टेंस। किसने रेजिस्ट किया इंसुलिन को? फैट ने। वो फैट किसने बनाया? इंसुलिन ने। तो पहले 4 मॉलिक्यूल जो काम कर पा रहे थे, आज 40 मॉलिक्यूल भी नहीं कर पा रहे, फिर 400 भी नहीं कर पा रहे। एक दिन पैनक्रियाज हार गया, भाई इससे ज़्यादा इंसुलिन मेरे से नहीं बनता। क्या डेवलप हुआ? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो इंडिया में है मेनली वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं मेनली। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं होती सर, इंसुलिन एक्सेस होता है, फिर भी वो काम नहीं कर पाता। ट्रीटमेंट क्या है? वेट लॉस। वेट लॉस से क्या लूज होता है? फैट। फैट लॉस से क्या होता है? इंसुलिन सेंसिटिविटी। गॉट इट। तो लोग कहते हैं मेरा 3 महीने का एवरेज HbA1c 8.5 था, अब एक्सरसाइज करके 5.5, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा डायबिटीज़ रिवर्स हो गया। मैं मानता हूँ रिवर्स हुआ है, बट आप अभी भी डायबिटिक हो, कंट्रोल्ड विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डायबिटिक आप अभी भी हो, डायबिटीज़ कंट्रोल्ड विद मेडिकेशन, कंट्रोल्ड विद वेट लॉस, कंट्रोल्ड विद लाइफस्टाइल।
इन तीनों में अंतर समझना है हमें। आपने वेट लॉस से कंट्रोल किया तो बोलिए मैं डायबिटिक हूं विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विदाउट मेडिसिन। आपका एम दवाई रोकना है ना। मेजॉरिटी जनता को दवाई खाने से दिक्कत है ना, चाहे वो जहर खा ले, दवाई से दिक्कत है। तो दवाई नहीं खानी, तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है वेट लॉस। तो आप जो फास्टिंग की बात कर रहे हो, इवेंचुअल क्या टारगेट है? वेट लॉस। वेट लॉस कैसे होगा? रिजर्व यूज़ करके। रिजर्व कहाँ पे? लिवर पे। वो रिजर्व किसकी दिक्कत दे रहा है? इंसुलिन को काम करने से दिक्कत दे रहा है। इंसुलिन ने ही वो रिजर्व बनाया था, तो अब आप कैसे उसको हटाओगे? इंसुलिन को बिना हिलाए। तो ये सब कुछ आप कान इस तरह पकड़ो, इस तरह पकड़ो। अगर आप बेसिक साइंस में जाओगे तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हो, वो कहते हैं वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन को हिला नहीं रही वो, और साथ में आपको एनोरेक्सिया भी दे रही है, 2 घंटे आप कुछ खा नहीं रहे, तो आप फास्टिंग ही तो कर रहे हो। आप उसको नाम क्या दे रहे हो? वो उस पर आता है। अब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो, 16 घंटे नहीं खा रहे, पर 8 घंटे में आप 4000 कैलोरी खा रहे हो, फिर आप बोल रहे हो मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट सिंपल है, गले में कितनी कैलोरीज आ रही हैं। आपका गला आपका लिवर है। वी हैव अ रैपिड फायर सेक्शन सर। आप जानना चाहूँगा कि मॉर्निंग का बेस्ट ड्रिंक दूध, चाय या नींबू पानी? नींबू पानी। फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम सुबह लंच के बाद या रात में? ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद। रेड मीट या वाइट मीट, कौन से खानी है? वाइट मीट मोर देन रेड मीट। ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल, कौन सा ऑयल सेफ है लिवर और गट के लिए? ऑलिव ऑयल। मल्टीग्रेन रोटी या फिर नॉर्मल व्हीट रोटी? ज्वार रोटी और बाजरा रोटी। वर्स्ट हैबिट जो डाइजेशन को स्लो कर देती है? लेट नाइट स्नैकिंग। लिवर डिटॉक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें सच में काम करते हैं या फिर मार्केटिंग है? स्कैम है। ओके। प्रोटीन सप्लीमेंट्स? स्कैम है। लेने नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। किसी भी फॉर्म में लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वेरी नाइस। एक सुपरफूड जो हर इंडियन को खाने चाहिए? हर इंडियन को? होल एग। हर इंडियन को? किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं होगा सर, नहीं होगा। एग वेज है। एग वेज है। हम उसे वेज बनाएंगे। एग को वेज बनाएंगे। हम अपने इंस्टाग्राम को यूज़ करेंगे एग को वेज बनाने के लिए। आखिरी सवाल कि स्ट्रेस का लिवर पे क्या असर पड़ता है? सर डायरेक्टली कुछ असर नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली बहुत असर पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस को टैकल करने के जो हम तरीके अपनाते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं लिवर को। सबसे पहले स्ट्रेस आपकी स्लीप को लेता है। 8 घंटे की नींद, 6 से 8 घंटा, 6 से कम तो बिल्कुल ही नहीं। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो लिवर से लेके हर एक ऑर्गन आपका अंडर स्ट्रेस है। दूसरा, स्ट्रेस में इंसान 2 मिनट क्विक फिक्सेस ढूंढता है डाइट में, जिसमें फूड डिलीवरी ऐप्स भी आती हैं, जिसमें मैगी नूडल्स भी आते हैं, जिसमें ब्रेड जैम भी आता है, ब्रेड बटर भी आता है। ये सब आपके लिवर के लिए जहर है, राइट। तीसरा, बहुत स्ट्रेस है, चलो नीचे चलते हैं, चाय सुट्टा, कॉरपोरेट का भाई, राइट। अगेन बहुत ही पुअर तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने का, ये डेफिनेटली दिक्कत देता है। फिर वीकेंड आ गया कॉरपोरेट का, कभी मेरी कोई मीटिंग होती है साइबर हब में या गुड़गांव में कहीं पे, वन हराइजन सेंटर, तो मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है फ्राइडे 5 बजे ऐसा हो गया है कि मतलब कोई जेल से किसी को छोड़ दिया गया है। पार्टी पार्टी पार्टी। राइट। सो ये 4 चीज़ें सर डेफिनेटली स्ट्रेस की हैं जो आपके लिवर को सूनर और लेटर तो लिवर को, किडनी को, हार्ट को इफेक्ट भी करेंगी, डैमेज भी करेंगी। Superb. Thank you so much for doing this. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Good.